नमस्कार छात्रों, मैं डॉक्टर आशीष शुक्ल, एसोसिएट प्रोफेसर, बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर, एमए फाइनल के अर्बन ज्योग्राफी के छात्रों के साथ में मुखातिब हूँ। छात्रों, पूर्व वीडियो में मैंने आपके साथ में चर्चा की थी ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ एंशिएंट टाउन्स, प्राचीन नगरों की उत्पत्ति एवं विकास के क्रम में। पाठ्यक्रमानुसार हमें इस पे अब अगले बिंदु के रूप में जो चर्चा करनी है वो है पोस्ट हिस्टोरिक पीरियड, उत्तर ऐतिहासिक अथवा पूर्व वैदिक काल के नगर। आइए इस पर बात करते हैं। जहाँ पर हमने चर्चा की ओरिजिन एंड ग्रोथ पर कि किस तरह से नील नदी के, मेसोपोटामिया के, सिंधु घाटी के नगरों की उत्पत्ति हुई थी, स्वरूप विकसित हुआ था। इसके साथ साथ इतिहास का क्रम है कि जो नगर बना वो समय के परिवर्तन के साथ में कई बार विनाश भी हो जाता है, कई बार पुनर्गठन भी होता है, कई बार नए शहर के रूप में नई चीज़ का, नए नगर का स्वरूप विकसित होता है। तो उस क्रम में उत्तर ऐतिहासिक अथवा पोस्ट हिस्टोरिक पीरियड, जिसे हम प्री वैदिक टाउन्स के रूप में भी चर्चा करेंगे, उस पर बात करते हैं। इनके ओरिजिन और ग्रोथ पर बात करें तो प्रागैतिहासिक युग से 700 ईसा वर्ष पूर्व का समय यह माना जाता है। यह युग नगरीय विकास की दूसरी सीढ़ी के रूप में है। इससे पूर्व नदी घाटी सभ्यताओं के समय विकसित नगरों का लगभग पतन हो चुका था अथवा वे अपने विकास की अंतिम अवस्था तक पहुंच चुके थे। इस अवधि में नगरीय जीवन का प्रसार यूरोप के पश्चिमी किनारे से लेकर पूर्व में भारतीय उपमहाद्वीप तक हो चुका था। दक्षिण पश्चिमी एशिया, यूरोपीय रूस, भूमध्य सागर के समीप स्थित देशों के नगरीय जीवन का प्रसार हुआ। इन भूभागों में नगरीय सभ्यता का विकास होने के बाद ये सभ्यता चीन, पूर्व एशिया व मध्य अमेरिका में विकसित हुई। भारत में नगर निर्माण का यह महत्वपूर्ण युग था, जिसमें नगरीय जीवन का प्रसार देश के सभी भागों में हुआ था। यहाँ प्राचीन साम्राज्यों एवं गणराज्यों के शासकों, बौद्ध, जैन और हिंदू धर्म के विचारकों, मौर्य वंश, गुप्त वंश तथा हर्ष के साम्राज्य के अधीन अनेक नगरों का विकास हुआ, विशेष रूप से उत्तर भारत में। मौर्य साम्राज्य के विस्तार के कारण दक्षिण भारत में नगरीय सभ्यता का प्रसार हुआ था। यह नगरीय विस्तार पूर्वी तट पर विकसित होने के साथ साथ आगे लंका व पूर्वी द्वीप समूह तक पहुंचा था। भारत में प्रागैतिहासिक काल का उत्तर हड़प्पा काल 1000 वर्ष अर्थात 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व का माना जाता है। इस समय भारतीय इतिहास का डार्क एज माना जाता है, क्योंकि इस समय घटित होने वाली घटनाओं के प्रमाण विशेष रूप से नहीं मिले। पंजाब का मैदान भारत में नगरीय सभ्यता का प्रमुख केंद्र रहा है। 1500 ईसा पूर्व में आर्य लोग यहाँ पर अपना प्रभुत्व जमाए हुए थे तथा वे सबसे बड़े ग्रामीण समुदाय के रूप में रह रहे थे। इनके ग्राम पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर इकाई के रूप में थे। नगर अधिक संख्या में नहीं थे। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा जैसे अन्य कोई नगर नहीं पाए गए। ईसा से 500 वर्ष पूर्व से लेकर ईसा की मृत्यु के बाद 647 ईस्वी तक के समय को क्लासिकल पीरियड की संज्ञा दी जाती है। भारत में इस समय के प्रारंभ के इतिहास के बारे में कुछ निश्चित तौर पर ज्ञात नहीं है। केवल बौद्ध काल के कुछ महत्वपूर्ण नगरों जैसे तक्षशिला, सांची, नालंदा, तिरहुत, राजगिरी, अजंता, त्रिशूर, नागार्जुन, कोंडा,
और कौशाम्बी आदि नगरों का विकास हुआ था। इस अवधि में राजनैतिक, प्रशासनिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था का नगरों के स्थापन पर सबसे अधिक प्रभाव दिखाई पड़ता था। गिडियन जॉर्डन ने कहा भी है कि राजनीतिक शक्ति संरचना नगरीय जीवन की वृद्धि एवं ह्रास को समझाने वाला मुख्य कारक है। इस तरह से नगरों की इन विशेषताओं के आधार पर अनेक विद्वानों ने जो स्वरूप विकसित किए या नगरों के विकास के स्वरूप को देखा, माना, उनमें फोर्ट्स के फॉर्म में, किले के नाभि के रूप में नगरों की बढ़वार में मदद की तथा कुछ नगरों का नाम किलों के नाम पर रखा गया। कटक नगर के बारे में कहा जाता है कि इसका नाम कटक या कोट के आधार पर रखा गया, जिसका अर्थ होता है किला। इसी प्रकार कालीकट, कालीकोट का अर्थ होता है कोकफूल। इसी प्रकार मेरठ के केंद्र में अंदरकोट स्थित था। इस किले के गेट के रूप में बुढ़ाना गेट, सोहराब गेट, पीर गेट आदि की अपनी पहचान थी। चार दीवारी या वॉल्ड सिटी की बात करते हैं तो ऐसे प्रमाण मिलते हैं कि कई नगर चार दीवारी के भीतर ही विकसित हुए। इन नगरों के कई मोहल्ले इन दीवारों के प्रवेश द्वार के रूप में मिलते हैं। अलीगढ़ में इनको इसके नाम से अलीगढ़ दरवाज़ा, दिल्ली दरवाज़ा के नाम से पुकारा जाता है। कहीं मथुरा में होली गेट, डीप गेट आदि के नाम मिलते हैं। दिल्ली को यद्यपि शाहजहां ने शाहजहांबाद के रूप में बसाया था, लेकिन फिर भी यहाँ कश्मीरी गेट, अजमीरी गेट, लाहौरी गेट, दिल्ली गेट की उपस्थिति एक चार दीवारी के बारे में बताती है। इसी तरह अजमेर तारागढ़ पहाड़ी के निचले ढाल पर फैलकर बसा हुआ नगर तारागढ़ किला स्थापित मिलता है यहाँ। तो चार दीवारी के इर्द गिर्द अंदर विकसित नगरों का स्वरूप भी देखने को मिलता है। दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत में तालाबों, टैंक्स के भी चारों ओर बसाव से नगरों का उद्भव और विकास हुआ। बंगलौर नगर का प्राचीन नगरीय भूदृश्य ये बताता है कि इसका विकास दो प्रमुख तालाबों के किनारे हुआ था। इनको धर्मायुबुध और सामपांगी के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार कोयम्बटूर के नाम की उत्पत्ति स्थानीय देवता कानी अम्मान तथा निकट स्थित तालाब मुथान नानकुलम से संबंधित दिखाई पड़ती है। उत्तर भारत में श्रीनगर, गोरखपुर नगरों का संबंध भी सरोवरों से दिखाई पड़ता है। शिक्षा संस्थाओं के रूप में शिक्षा संस्थाएं भी प्राचीन भारत में नगरीय बसाव का प्रमुख आकर्षण रही हैं। नालंदा तथा तक्षशिला इसके प्रमुख उदाहरण हैं। नालंदा की नींव बौद्ध मठ के रूप में रखी गई थी। इसी प्रकार तक्षशिला बौद्ध काल का शिक्षा केंद्र था। इसकी तुलना वाराणसी से की जाती है। बंगाल की भाटापल्ली संस्कृत शिक्षा का केंद्र थी। बौद्ध युग में तक्षशिला, पाटलिपुत्र, कौशाम्बी, कुशीनगर, सारनाथ आदि नगरों का विकास हो गया था। ये सभी नगर नदियों के किनारे स्थित थे। इनका मुख्य कार्य प्रशासन करने के अतिरिक्त धार्मिक और शिक्षा से संबंधित था। उज्जैन, सहस्त्रधारा, नालंदा, राजगिरी, महाबलीपुरम, मदुरई, श्रीरंगम, वैशाली, पुष्कर आदि के ने नगर का दर्जा प्राप्त कर लिया था। ये सभी नगर भारतीय कला, प्राचीन सभ्यता एवं संस्कृति के प्रतीक थे। मौर्य काल की बात की जाए तो मौर्य काल में नगरों में अनेक परिवर्तन देखने में आए। तक्षशिला व पाटलिपुत्र नगरों की संरचना इस काल के छाप अंकित करती है। मौर्य राजाओं ने धर्म के प्रचार के लिए मठों की स्थापना नगरों में की। इस दृष्टि से नालंदा, मेरठ, सारनाथ, सांची, वैशाली प्रमुख थे। गुप्त काल में भी नगरों में अनेक परिवर्तन किए गए। गुप्त राजाओं ने बौद्ध धर्म के मठ बनाए। इस काल में नालंदा नगर की काफ़ी उन्नति हुई थी। हर्षवर्धन ने कन्नौज नगर को अपनी राजधानी बनाया था। भनौज व कल्याण नगर व्यापार के महत्वपूर्ण केंद्र बन गए थे।
पाटलिपुत्र मौर्यकाल का महत्वपूर्ण नगर था। ग्रीक राजदूत मेगास्थनीज ने इस नगर का वर्णन विस्तार पूर्वक किया है। यह नगर मगध की राजधानी रहा है। इसी के साथ में तक्षशिला नामक प्रसिद्ध ऐतिहासिक नगर खंडहर अब पाकिस्तान में रावलपिंडी से करीब 32 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित है। इस नगर की उत्पत्ति में इनका बहुत से कारणों का प्रभाव पड़ा। सुरक्षित एवं मनोरम घाटी में नगर की स्थिति रही थी। नदी जल की उपस्थिति, मध्य एशिया के व्यापार मार्ग पर इसकी स्थिति, निकटवर्ती क्षेत्रों में सिंचित अत्यधिक उपजाऊ भूमि, विस्तृत व्यापार, ये और शिक्षा, विश्वविद्यालय शिक्षा का केंद्र, ये इसकी उत्पत्ति के प्रमुख आधार रहे। वाराणसी नगर सबसे प्राचीन जीवित नगर माना जाता है। यह नगर गंगा नदी के पश्चिमी ऊंचे अर्धवृत्ताकार तट पर विश्वनाथ मंदिर की स्थापना के बाद एक त्रिभुजीय आकृति में फैलकर विकसित हुआ। स्पष्ट है कि नगरों के उत्थान में प्राकृतिक तत्वों की अनुकूलता ने प्रभाव डाला। वहीं दूसरी ओर सांस्कृतिक तत्वों ने ऐसे स्थलों पर नगरों के उत्थान में सहायक के रूप में कार्य किया। विशाखापट्टनम, जो पूर्वी तट का प्रमुख बंदरगाह है, का बसाव स्थल धरातलीय विशेषताओं से आबद्ध है। उत्तर में ऊंची पहाड़ियाँ, दक्षिण में कटे फटे पठार, टीले, दलदली क्षेत्र इसके विस्तार को सीमित करते हैं। इसी प्रकार भोपाल के दक्षिण में स्थित झीलों ने नगर को दक्षिण दिशा में बढ़ने से रोक दिया। श्रीनगर, जो झेलम नदी के पूर्वी किनारे पर फैला हुआ है, घाटी के उच्च स्थलों पर फैल पाया। इसके निचले भाग में दलदली भूमि व पूर्वी भाग में डल झील स्थित है। आइए बात करते हैं एपिक पीरियड की, महाभारत काल की। इस काल के अंतिम समय में कुरुक्षेत्र ने राजनीतिक महत्व प्राप्त कर लिया था। इसका कारण इसकी सघन जनसंख्या, सिंध व गंगा के बीच केंद्रीय स्थिति, उत्तर में पर्वत का होना, दक्षिण में शुष्क मरुस्थल के बीच की स्थिति का होना था। इसकी स्थिति ने सैनिक महत्व भी प्राप्त कर लिया था, क्योंकि यहाँ से सभी प्रमुख मार्ग होकर निकलते थे। इन सब कारणों से थानेश्वर, पेहेवा, करनाल, पानीपत, सोनीपत, कैथल, जींद बस्तियों ने अपना दर्जा ग्राम से बढ़ा करके नगर का कर लिया था। ये सभी नगर टीले, हिलॉक्स या उसके समीपवर्ती स्थित मिलते हैं। इनमें कैथल नगर के बारे में कहा जाता है कि इसे राजा युधिष्ठिर ने बसाया था। इसी प्रकार जींद नगर पांडवों द्वारा निर्मित जयंती देवी के मंदिर के चारों ओर बसा। इस नगर का पुराना नाम जैतापुरी था। पानीपत, सोनीपत, बागपत, मारीपत व तिलपत युधिष्ठिर द्वारा मांगे गए वो 5 ग्राम थे जो महाभारत के संग्राम को टालने के लिए उन्होंने मांगे थे। जमुना नदी को पार करके नकुल पांडवों ने नकुड़ नगर की स्थापना की थी। दिल्ली के निकट यमुना पर लोनी भी एक ऊंचे टीले पर बसा था। दिल्ली मथुरा मार्ग पर ऊंचे टीले लगभग 40 फुट पर पलवल नगर बसा। ये भी महाभारत काल से संबंधित है। महाभारत काल के सभी नगरों में थानेश्वर, कुरुक्षेत्र नगर ने सबसे अधिक उन्नति की। ये सभी नगर तभी तक प्रगति कर सके जब तक महमूद गजनवी का आक्रमण नहीं हुआ। थानेश्वर नगर की उन्नति का प्रमाण देते हुए विद्वानों ने बताया कि इस नगर के टीले का विस्तार पूर्व पश्चिम दिशा में 1-2 किलोमीटर तक तथा 600 मीटर चौड़ा है। इतना अधिक विस्तार इस नगर के पुराने विस्तार का परिचायक है। कुरुक्षेत्र प्रदेश के अलावा आर्यलोक पहाड़ियों में बनी खुली जगह गैप में व नदियों द्वारा विदर्भ प्रदेश में पहुंच गए थे। यहाँ पर इनके द्वारा बसाए गए बड़े बड़े गांव धीरे धीरे नगर बने। महाराष्ट्र में इस प्रदेश के काटोल, जिसमें कुंतलपुर, रामटेक, मानसर, मणिकलकुंड, भीवापुर आदि प्रमुख नगर बने। बंगाल, गुजरात, बिहार, आंध्र, कर्नाटक, तमिलनाडु में भी सैकड़ों नगर व्यापारिक, प्रशासनिक, धार्मिक, मंदिरों के, तीर्थ और छोटे छोटे उद्योगों के नगर के रूप में विकसित हुए। ईसा से 500 वर्ष पूर्व से लेकर के ईसा के मृत्यु के 647 ईस्वी तक के समय को
क्लासिकल एज कहा जाता है। भारत में इस समय के प्रारंभिक इतिहास के बारे में कुछ बहुत निश्चित नहीं है। केवल बौद्ध काल के कुछ महत्वपूर्ण नगरों जैसे तक्षशिला, सांची, नालंदा, तिरहुत, राजगिरी, अजंता, त्रिचूर, नागार्जुन, कोंडा और कौशाम्बी आदि नगरों का विकास हो चुका था। इस समय समतल यमुना विभाजक में कुछ महत्वपूर्ण नगर सरधना, अग्रोहा, रोहतक, सुनैत आदि नगर विकसित हो चुके थे। हांसी व भटिंडा नगर भी इन्हीं नगरों के बाद उदित हुए थे। तो यहाँ पर ये क्लासिकल एज के नगर हुए। इसके बाद में मॉडिफाइड टाउन के रूप में, परिवर्तित नगर के रूप में बात करी जाए तो उस समय अनेक ऐसे उदाहरण मिलते हैं जो उस समय बस गए थे, बाद में उजड़ करके फिर बसे। युगांधरा नगर के बारे में बताया जाता है कि इसकी स्थिति जहाँ पर थी वह आज जगाधरी बसा हुआ है वहाँ पर, जो कि युगांधर के स्मारक चिन्ह के रूप में है। जगाधरी के निकट प्राचीन नगर सरधना के चिन्ह मिले हैं। यहाँ पर बड़ी बड़ी ईंटों की स्वरूप देखने को मिलते हैं, टीले मिलते हैं। और 17वीं शताब्दी में हेनसांग नामक चीनी यात्री ने भी इस नगर की उपस्थिति का वर्णन किया था। इनके अनुसार यहाँ 5 किलोमीटर के दायरे में यह नगर फैला था और राज्य की राजधानी क्षेत्र था। ये बौद्ध एवं ब्राह्मण शिक्षा के केंद्र थे। उसने ये भी बताया कि राजधानी का कुछ भाग उस समय खंडहर हो चला था, जो तत्कालीन समय के प्राप्त सिक्कों के आधार पर कनिंघम ने भी इसका वर्णन किया है। मुस्लिम शासकों के द्वारा विजय प्राप्त करने के पूर्व तक का इसमें दिखाया गया। वर्तमान समय में यहाँ सुध नाम का गांव यमुना के निकट जगाधरी धुरिया के बीच में स्थित पाया जाता है। तो इस तरह से इस पोस्ट हिस्टोरिकल उसमें देखें तो बहुत से नगरों का क्रम किसी न किसी प्राकृतिक कारण अथवा सांस्कृतिक पक्ष से या किसी आक्रांता के प्रभाव से अपने प्राचीन स्वरूप से बदल करके नए रूप में उभरे हैं, नए रूप में बने हैं, विकसित हुए हैं। उन्हीं का स्वरूप हम यहाँ पोस्ट हिस्टोरिक काल के रूप में आपसे साझा कर रहे हैं। तो ये प्रमुख रूप से इसमें भारत के उन प्राचीन नगरों का स्वरूप आया जिसमें शिक्षा के केंद्र, बौद्ध धर्म के मौर्य काल, गुप्त काल या हर्षवर्धन के समय के, महाभारत कालीन समय के विकसित नगर आदि, और साथ में ही क्लासिकल एज के समय विकसित नगरों को सम्मिलित किया गया है। धन्यवाद। अगले वीडियो में आपसे चर्चा करूंगा इसी समय विकसित हुए यूनानी और ग्रीक सिटीज़ के बारे में। धन्यवाद छात्रों।